हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि इतिहास क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और साथ ही इतिहास की जो तिथियां हैं वो किस तरह से निर्धारित की जाती है। और साथ ही हम देखेंगे कि जो कुछ प्रमुख संवत हैं, जो कुछ प्रमुख कैलेंडर प्रचलित हैं, वो कब शुरू हुए थे और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हिंदी में जो शब्द है इतिहास, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है इतिहास, यानी यह घटित हुआ था। अर्थात अतीत में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो कुछ भी इस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक महत्व का घटित हुआ है, जिसका वर्तमान संदर्भ में भी कुछ महत्व है, उन सबको हम इतिहास में सम्मिलित करते हैं। लेकिन अंग्रेजी का जो शब्द है हिस्ट्री, ये शब्द जो है वो यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है। तो जो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे ये शब्द बना है हिस्ट्री। और इस हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी जांच पड़ताल से प्राप्त जो ज्ञान है वो हिस्टोरिया है, और हिस्टोरिया से ही शब्द बना है हिस्ट्री। इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन, अभी हमने बात की कि प्राचीन काल में जो कुछ भी घटित हो चुका है, जिसका आज के विभिन्न संदर्भों में एक महत्व देखा जाता है, एक प्रभाव देखा जाता है, उन सारी घटनाओं को हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं एक, जिनका नाम है E.H. कार। और E.H. कार ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद, यानी हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अतीत यानी जो कुछ घटित हो चुका है, और वर्तमान जो अभी चल रहा है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आज का जो भी समय या आज का हमारा जो भी परिवेश है, उसमें बहुत सारी चीजों के जो बीज हैं, उनका जो मूल कारण है वो इतिहास में घटित हुई घटनाओं में है। जैसे जब हम बात करते हैं भारत की आज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां, तो हम जब इनके मूल के बारे में जानने का प्रयास करता है तो हमें कहीं ना कहीं इतिहास में इन सारी घटनाओं को जानना पड़ता है। जैसे भारत में आज समाज किस प्रकार का है, तो समाज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारत का समाज किस प्रकार से शुरू हुआ, वहां पर किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था रही, या वहां पर इस प्रकार से किस प्रकार से जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ। इसी तरह से सांस्कृतिक या अन्य क्षेत्रों में भी हम वर्तमान पर अतीत का ये प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसीलिए E.H. कार ने कहा था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। यानी इतिहास कोई कटा हुआ, कोई अलग थलग पड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं का, महत्वपूर्ण तिथियों का एक संग्रह है। तो इसीलिए उन्होंने अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद के रूप में इतिहास को परिभाषित किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इतिहास के जन्मदाता कौन थे। अब इतिहास जो है वो बीती हुई घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन इतिहास को एक विषय के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो यूनानी विद्वान हीरोडोटस को जाता है। तो एक प्राचीन यूनान के विद्वान थे हीरोडोटस, और उन्हें ही इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। हीरोडोटस जो है वो इतिहासकार और भूगोलवेता थे। अब इतिहासकार और भूगोलवेता यानी ज्योग्राफी में भी इनका नॉलेज था। देखिए, प्राचीन समय में क्या था कि विषयों का ज्ञान बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं था। सभी विषय जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। इसीलिए हम देखते हैं कि प्राचीन विद्वान एक से ज्यादा विषयों से जुड़े हुए थे। जैसे अगर हम अरस्तु की बात करें, तो अरस्तु का संदर्भ जो है वो राजनीति शास्त्र में भी है, अरस्तु का संदर्भ जो है वो नीति शास्त्र में भी आता है, और अरस्तु जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। एक व्यक्ति कई सारे विषयों से संबंधित था। तो ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया है, या ये जो घटना है, या आप कहें कि ये जो कारण, इस बातों का जो कारण है वो ये है कि
चूँकि बहुत ज़्यादा विस्तृत ज्ञान नहीं था एक सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट्स के, तो उस वक़्त जो कुछ भी बातें कुछ विद्वानों ने कही, उनको उन विषयों के जन्मदाता, जनक या उनसे महत्वपूर्ण जो श्रेय हैं, वो उन विद्वानों को दिया गया है। आज विषयों का जो ज्ञान है वो इतना विस्तृत हो चुका है कि एक विषय को ही या उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ने में ही बहुत समय निकल जाता है, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि आजकल ऐसा बहुत कम होता है कि एक जो व्यक्ति है, एक जो विद्वान है, वो कई सारे विषयों का एक बहुत ही विशेषज्ञ हो। इसीलिए क्योंकि विस्तृत बहुत हो चुका है दिन, इसलिए आजकल इतना संभव नहीं हो पाता है। अब हेरोडोटस का जो संस्कृत नाम है वो हरिदत्त है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए कि बहुत सारे प्राचीन यूनानी विद्वान हैं, जिनको संस्कृत में अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, जिनको संस्कृत में अरस्तु के नाम से जाना जाता है, या एक और यूनानी विद्वान थे जिनका नाम था सोक्रेटिस, और भारतीय ग्रंथों में या जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं, उनमें उन्हें सुकरात के नाम से जाना गया है। तो ये जो इस तरह से नाम का जो एक द्वैध है, या आप कहें कि 2 नामों का जो एक पैटर्न है, ये प्राचीन जो इतिहास है उसमें कुछ विद्वानों के साथ में देखा गया है, खासकर यूनानी विद्वानों के नाम पर, और जिनके हिंदी या आप कहें कि जो संस्कृत नाम है वो अलग हैं। हेरोडोटस ने ही हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये जो हिस्ट्री शब्द है ये भी हेरोडोटस द्वारा दिया गया है, क्योंकि हेरोडोटस यूनानी विद्वान थे, इसीलिए हिस्ट्री का जो उद्गम है वो यूनानी शब्द हिस्टोरिया से है। अब जब हम हेरोडोटस के बारे में बात करते हैं तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिका, यानी इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका के अंदर उन्होंने ग्रीक और फारसी युद्धों का विस्तृत वर्णन दिया था। ग्रीक यानी जो प्राचीन यूनान था, और फारस जो आज का ईरान का जो क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में फारस या पर्शिया कहा जाता था। एक समय में फारस का साम्राज्यवाद यूरोप और भारत के क्षेत्रों तक काफी फैल रहा था। तो उस दौरान फारस और ग्रीस के बीच में, या यूनान और फारस के बीच में जो कुछ युद्ध हुए, उन युद्धों के बारे में हेरोडोटस ने अपनी इस पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा है। और उन्होंने न केवल इसमें उस युद्ध का वर्णन किया है, बल्कि उनका विश्लेषण भी किया है। अब इसमें इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है, इसमें इतिहास के में होने वाली घटनाओं का एक क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। क्रमबद्ध विवरण से तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटित हुई, तो उसके क्या कारण थे, फिर उसमें कौन-कौन से प्रभाव रहे, और फिर उसके बाद उनका आगे आने वाली घटनाओं पर क्या परिणाम रहा, ये सारी जो पॉइंट्स हैं, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से हेरोडोटस ने लिखा है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, और ये इतिहास का पिता जो टाइटल है, वो रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आप समझ लीजिए कि इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस हैं, और उनकी पुस्तक जो है वो हिस्टोरिका थी, और उस हिस्टोरिका में उन्होंने ग्रीक और फारसी युद्धों का वर्णन किया था। और जो घटनाओं का अध्ययन है वो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किया गया था, जिसमें कारण प्रभाव आदि की व्याख्या करने का प्रयास किया गया था। और साथ ही रोमन दार्शनिक सिसरो जो है, वो हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंडियन हिस्ट्री से भी समझते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में जो भी ग्रंथ आदि लिखे गए थे, उनमें घटनाओं का कालक्रम के अनुसार इतना व्यवस्थित विवरण नहीं मिलता है। इसलिए कई बार कुछ जो यूरोपीय विद्वान हैं, वो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन काल से नहीं मानते हैं। तो उन विद्वानों का मानना है कि 12वीं सदी में भारत में कश्मीर का इतिहास लिखा गया, जिसके लेखक थे कल्हण। और उस कल्हण द्वारा या कल्हण के द्वारा जो रचित पुस्तक थी उसका नाम था राज तरंगिणी। और इस राज तरंगिणी में ही पहली बार भारत में इतिहास का एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लेखन किया गया। इसीलिए भारतीय इतिहास में जब हम किसी पुस्तक को एक प्रामाणिक इतिहास पुस्तक की तरह देखते हैं, तो वहां पर राज तरंगिणी, जो कि कल्हण कल्हण के द्वारा रचित थी, उसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर हेरोडोटस ने बहुत पहले ही इतिहास में जो घटनाएं थी उनको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया था, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इतिहास में तिथियां किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार जब इतिहास के
जो कुछ भी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने वहां पर एक चीज नोटिस की होगी कि इतिहास में कई बार आप जब इस तरह से लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व। हिंदी में से क्या कहा जाएगा? ईसा पूर्व। और एक वर्ड हम यूज करते हैं एडी, और जिसको हिंदी में ईसवी कहा जाता है। अब ये बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब, कुछ स्टूडेंट्स एडी का मतलब आफ्टर डेथ से लेते हैं, लेकिन यहां पर एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या है, बीसी क्या है, इसको हम अभी समझते हैं कि ये जो दो वर्ड है वो किस तरह से निर्धारित किए गए। देखिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, या जिसको हम ईसाई कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित जो धर्म है, मत है, वो क्रिश्चियनिटी या ईसाई मत है। तो जब इस प्रकार से कैलेंडर वगैरह, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर वगैरह का निर्माण किया गया, तिथि निर्धारण किया गया, तो क्राइस्ट के जन्म को एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में निर्धारित किया गया। यानी जो ईसा मसीह है, उनके जन्म से इतिहास की तिथियों की शुरुआत मानी गई। अब ऐसा तो नहीं है कि ईसा मसीह से पहले इतिहास नहीं था, तो उनके पहले जो इतिहास था उसको ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट कहा गया, और उनके बाद, जन्म के बाद की जो तिथियां हैं उनको एडी या एनो डोमिनी लिखा जाता है। अब यहाँ पर एनो डोमिनी या एडी का अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, यानी ये माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद पूरी दुनिया पर उनका प्रभाव, उनका संरक्षण देखा जाता है। और ईसाई मत ये मानता है कि पूरा जो विश्व है वो जीसस क्राइस्ट के द्वारा ही संचालित है, इसीलिए ये माना जाता है कि उनके जन्म के बाद के वर्षों को इन द ने इन द ईयर्स ऑफ गॉड या भगवान के वर्षों के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं उनको एडी में, और उनसे उनके पूर्व के जो वर्ष हैं उनको बीसी में लिखा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिए कि बीसी का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर, सॉरी, बीसी का मतलब हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। और जो एडी है उसका मतलब है एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के बाद। तो यहाँ पर एनो डोमिनी लैटिन भाषा के शब्द हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जो प्राचीन रोम है वहां पर लैटिन भाषा ही प्रचलित थी, और रोम जो है वो ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, इसीलिए वहां की जो भाषा थी लैटिन, उसी में ही ज्यादातर टर्म्स वगैरह विकसित की गई है। तो एनो डोमिनी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देखिए, आजकल एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा और बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा का भी प्रयोग किया जाता है। तो कुछ जगहों पर आपको आजकल सीई और बीसीई पढ़ने को मिल सकता है। तो एडी को क्या कहा जाएगा? सीई यानी कॉमन एरा। तो आजकल ये प्रचलन में है, ये ज्यादातर बहुत सारी जो नई बुक्स हैं उसमें एडी की जगह आपको सीई भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो सीई शब्दों का प्रयोग कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये जो लगभग 2000 साल का समय है, इसको कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। और उनके जन्म के पहले का जो समय था उसको बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। आजकल ये जो दो शब्द हैं एडी और बीसी के लिए, सीई और बीसीई, ये काफी प्रचलन में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो निर्धारण है ये किस तरह से किया जाता है। देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म है वो 1 ईस्वी से माना जाता है, यानी तिथियों की जो शुरुआत है वो ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है। तो उनके बाद की जो भी तिथियां होंगी उसको हम ईस्वी यानी एडी में लिखेंगे, और ये सभी तिथियां जो है वो बढ़ते हुए क्रम में होंगी। जैसे ईसा मसीह का जो जन्म है वो 1 ईस्वी से यानी 111 से अगर माना जाए, तो आज हम जो है वो 2025 तक आ गए हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ तक आ गए हैं? 2025 तक। वहीं पर अगर हम बात करें ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को, तो ये जो घटनाएं हैं ये ईसा पूर्व में लिखी जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको घटते हुए क्रम में दर्शाया जाता है। यानी जब हम उनमें इस तरह से इतिहास को आगे की तरफ पढ़ते हैं तो उसको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत में वैदिक आर्यों का जो आगमन है वो 1500 ईसा पूर्व 1500
ईसा पूर्व में माना जाता है। यानी आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व। अब आर्य यहाँ पर आए, फिर उसके बाद में उनका यहाँ पर धीरे-धीरे इस तरह से यहाँ की संस्कृति वगैरह में या भारत के इन क्षेत्रों में वो स्थापित होते गए और समय के साथ में धीरे-धीरे जनपद फिर महाजनपद वगैरह का विकास हुआ। तो महाजनपद का जो काल है वो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि 1500 ईसा पूर्व पहले घटित हुआ है और उसके बाद लगभग 900 सालों के बाद 600 ईसा पूर्व की तिथि होगी। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि प्राचीन काल की जो तिथियां हैं जिसको हम ईसा मसीह के जन्म के आधार पर जब काउंट करते हैं तो उसको घटते हुए क्रम में देखते हैं। जैसे भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण है, अलेक्जेंडर का जो आक्रमण है, वो लगभग 326 ईसा पूर्व का माना जाता है और इसके लगभग 3 साल बाद यानी 323 ईस्वी में सॉरी ईसा पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो सिकंदर का आक्रमण पहले हुआ, उसके बाद भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो प्राचीन काल की जो तिथियां हैं ये घटते हुए क्रम में आती हैं और जो ईसा के जन्म की बाद की तिथियां हैं वो नॉर्मल तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब क्या है? इस तरह से जो जितना पुराना होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो जितना नया होगा ईसा पूर्व में अगर बात करेंगे तो वो इस तरह से कम अंकों में लिखा जाएगा या आप कहें कि ये घटते हुए क्रम में इस प्रकार से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम प्रमुख संवत की, प्रमुख कैलेंडर्स की। देखिए दुनिया भर में और भारत में भी बहुत सारे कैलेंडर प्रचलन में है। अब ये कैलेंडर कब विकसित हुए और इनके पीछे क्या कारण थे, उनको हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करें तो एक संवत है या एक जो कैलेंडर है जिसको कहा जाता है कली संवत। कली संवत को आप सिंपल सा समझ लीजिए कि कली संवत जो है वो कलयुग के शुरुआत से माना जाने वाला संवत है। यानी जैसे प्राचीन भारतीय जो शास्त्र हैं उनमें आपको 4 युगों की अवधारणा मिलती है। यानी सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग, फिर उसके बाद में द्वापर और द्वापर के बाद में कलयुग। तो ये जो कलयुग का समय है, ये जब शुरू हुआ तो उस समय को हम कली संवत का प्रारंभिक बिंदु मानते हैं और ये आज से लगभग अ, या आप कहें कि ईसा के जन्म से लगभग 3102 साल पहले हुआ। अगर आज से अगर हम बात करें तो इसमें आप लगभग 2000 साल और जोड़ दीजिए तो उतना ये समय लगभग हो जाएगा। यानी 5 साढ़े 5 साल के बीच का आप समय जो है वो कलयुग के प्रारंभ का मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्राइस्ट से पहले की तिथि है। यानी ईसा के जन्म से 3000 साल लगभग 3000 साल पहले, तो ईसा के जन्म के बाद अब लगभग 2000 साल निकल चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आज से आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग 5000 साल से ज्यादा का समय ये होता है। कलयुग में इस तरह से या कलयुग के प्रारंभ जो है वो पांडवों के जो राजा थे, आप कहें कि अर्जुन के जो पौत्र थे, राजा परीक्षित, उनके समय से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। तो इसकी एक घटना भी जो है इस तरह से प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार जब राजा परीक्षित शिकार के लिए जा रहे थे तो उनको कलयुग मिला और कलयुग ने बताया कि अब मेरा समय शुरू होने वाला है, तो परीक्षित ने उनको इस तरह से रोक दिया लागू या शुरू होने से। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपका राज रहेगा तब तक कलयुग का शुरुआत नहीं होगी। तो कलयुग ने ये कहा कि जब तक राजा परीक्षित राज्य में है तब तक कलयुग की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन तब तक कलयुग को राजा परीक्षित ने सोने के अंदर, स्वर्ण यानी गोल्ड के अंदर बसने की परमिशन दे दी थी। तो कलयुग वहां से इस प्रकार से किस प्रकार से राजा के मुकुट में स्थापित हो जाता है और फिर उसके बाद में एक घटनाक्रम है जिसमें ये कहानी है कि किस प्रकार से कलयुग की शुरुआत हुई। तो खैर हम बात करते हैं कि कलयुग जो है वो 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और महाभारत युद्ध और राजा परीक्षित के जन्म के समय से लगभग इसकी शुरुआत मानी जाती है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है सप्तर्षि सप्तऋषि सप्तऋषि संवत। ये 3076 बीसी में शुरू हुआ था और ये कली संवत के लगभग 25 वर्षों बाद कश्मीर में प्रचलित था और इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। तो सप्तर्षि जो संवत है वो 3076 बीसी में, यानी आज से अगर आप इसे काउंट करना चाहें तो इसमें 2025 वर्ष और जोड़ दीजिए तो ये आज के समय से इसकी तिथि मानी जा सकती है या तिथि की गणना की जा सकती है। इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है और ये कली संवत के 25 साल बाद कश्मीर में प्रचलित था। उसके बाद बुद्ध और महावीर,
यानी प्राचीन भारत में 2 महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन हुए हैं, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। और इन बौद्ध और जैन धर्म की जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, उससे बुद्ध संवत और महावीर संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो बुद्ध संवत जो है वो श्रीलंका की गणना के अनुसार, क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी अधिक रहा है, श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत जो है वो 544 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और महावीर संवत जो है उसकी जो शुरुआत है वो 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसकी जो शुरुआत है वो जैन सभा यानी प्राचीन काल में कुछ जैन सभाएं हुई थी, जैन संगोष्ठियां हुई थी, उनसे इनकी गणना की जाती है और ये लगभग 527 बीसी के आसपास का समय माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है विक्रम संवत, इसको थोड़ा सा समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से 57 साल पहले लागू हुआ माना जाता है। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जब तिथि का उल्लेख किया गया है, प्रस्तावना के अंदर जो तिथि का है उसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ साथ विक्रमी संवत की तारीखें भी दी गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि विक्रमी संवत जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आधुनिक जो उज्जैन है, जिसे प्राचीन काल में उज्जैनी भी कहा जाता था, मध्य प्रदेश के पास में जो उज्जैन का क्षेत्र है, महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर एक राजा थे विक्रमादित्य, और उन विक्रमादित्य ने जब शकों पर, जो बाहरी आक्रमणकारी थे शक, उन पर जब विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने अपना एक संवत चलाया था जिसका नाम था विक्रमी संवत। और चूंकि इंदौर, उज्जैन और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मालवा पठार पर बसा हुआ है, तो इस कारण से उस क्षेत्र को मालवा भी कहा जाता है। और विक्रमी संवत चूंकि उसी क्षेत्र से शुरू हुआ था इसीलिए इसे मालवा संवत भी कहा जाता है, क्योंकि ये मालवा के क्षेत्रों में काफी प्रचलित रहा है। मालवा जो है इस तरह से पठार का जो क्षेत्र है, उज्जैन, इंदौर, उसके आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में, वो मालवा का क्षेत्र है और वहां से 57 ईसा पूर्व एक संवत शुरू हुआ जिसका नाम था विक्रमी संवत। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को एडी और उनके जन्म से पहले की तिथियों को बीसी के अंतर्गत लिखा जाता है। अब नेक्स्ट जो है शक संवत, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। यानी शक संवत जिसकी शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी में मानी गई है, यानी ईसा के जन्म के 78 ईयर्स बाद इस संवत की शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के उत्तर पश्चिम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य विकसित हुआ जिसका नाम था कुषाण साम्राज्य। और इस कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण शासक हुए जिसमें एक महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क। कनिष्क जिसके द्वारा बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था। तो कनिष्क के द्वारा जो है एक कैलेंडर शुरू किया गया था जिसका नाम था शक संवत। और इस शक संवत को भारत सरकार ने अपना आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया था और उसकी डेट क्या थी? 22 मार्च 1957 को। यानी 22 मार्च 1957 को जो शक संवत है उसको भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया है। इसे शालीवाहन संवत भी कहते हैं और साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय संवत भी, कि भारत सरकार की जितने भी अवकाश या उनकी जो आधिकारिक तिथियां हैं वो इसी संवत के आधार पर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है कलचुरी संवत, और इसकी जो शुरुआत है वो 278 ईस्वी में मानी जाती है। दक्षिण भारत में जो आभीर वंश था उसके शासक थे ईश्वर सेन, उसके राजा थे ईश्वर सेन। और ईश्वर सेन ने ये संवत जो है वो शुरू किया था और बाद में चेदी के जो कलचुरी शासक थे उनके द्वारा भी इसका प्रयोग काफी किया गया था, इस कारण इसे कलचुरी संवत भी कहा जाता है। तो जो कलचुरी संवत है वो शुरुआत तो, या उसकी जो शुरुआत है वो तो आभीर शासक ईश्वर सेन के द्वारा की गई थी, लेकिन चूंकि चेदी के जो कलचुरी शासक हैं उनका प्रयोग इसके द्वारा उनके द्वारा इसका प्रयोग काफी अधिक किया गया था, इस कारण से इसे कलचुरी संवत भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं गुप्त संवत। मौर्यों के पतन के बाद
मौर्यों के पतन के लगभग 500 साल बाद भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। और इस गुप्त साम्राज्य की जो शुरुआत है वो 319 ईस्वी से मानी जाती है। तो ये जो 319 ईस्वी से गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई और इसके जो पहले शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, उनके द्वारा जो संवत शुरू किया गया उसका नाम है गुप्त संवत। तो गुप्त संवत के बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य के शुरू होने की तारीख से या गुप्त साम्राज्य के शुरू होने के वर्ष से इस संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हर्ष संवत। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसके शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के थे और इनकी राजधानी थी कन्नौज, यानी आधुनिक यूपी में जो क्षेत्र है कन्नौज, वहां पर हर्षवर्धन की राजधानी थी। और इनका जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में काफी अधिक था। उत्तर भारत के अंतिम शक्तिशाली शासक थे, आप कहीं प्राचीन भारत के जो अंतिम शक्तिशाली शासक हैं वो हर्षवर्धन है। तो इनका जब राज्यारोहण हुआ तो इनके द्वारा 606 एडी में एक संवत शुरू किया गया जिसका नाम है हर्ष संवत। उसके बाद बात करते हैं हिजरी संवत। देखिए जो हिजरी संवत है वो इस्लामिक कैलेंडर है, यानी इस्लाम धर्म में जो कैलेंडर माना जाता है वो है हिजरी संवत। अब ये हिजरी संवत जो है वो कब शुरू हुआ, इसके पीछे की क्या घटना है उसको समझिए। देखिए हिजरी संवत जो है या हिजरी शब्द जो है वो हिजरत से बना है। इस्लाम के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद, वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे। और मक्का से मदीना जाने की ये जो घटना है इसको हिजरत कहा जाता है। और इसी वर्ष को इस हिजरी संवत का प्रारंभिक वर्ष माना जाता है। तो ये जो हिजरी संवत है ये मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने की उस घटना की स्मृति में है। और चूंकि मक्का से मदीना जाने की घटना को हिजरत कहा गया तो इसी हिजरत से बना है हिजरी। ये इस्लामिक कैलेंडर है और ये जो है चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। जैसे ज्यादातर जो संवत है वो सूर्य की कलाओं पर आधारित है, लेकिन ये जो हिजरी संवत है वो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोल्लम संवत। और इसके जो शुरुआती वर्ष है वो 825 ईस्वी में माना जाता है। दक्षिण भारत में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया गया था। तो मालाबार का जो या केरल का जो मालाबार क्षेत्र है वहां पर एक चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य फोर्थ, उनके द्वारा ये संवत 825 एडी में शुरू किया गया था और इसे चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। तो चालुक्य विक्रम संवत या कोल्लम संवत 825 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसके बाद है इलाही संवत। देखिए जो इलाही शब्द है वो अकबर के काल में काफी प्रसिद्ध रहा है। अकबर ने इलाही के नाम से सिक्के भी चलाए थे और इसी के नाम से उसने भूमि की पैमाइश के लिए एक गज यानी इलाही गज भी शुरू किया था। तो इलाही शब्द ध्यान रखिएगा कि अकबर के काल से काफी जुड़ा हुआ है। तो अकबर ने 1583 में जो संवत शुरू किया था उसका नाम है इलाही संवत। अकबर ने एक धर्म भी चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। तो ये इलाही शब्द बार बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि अकबर के शासनकाल में इसका जो विवरण है इलाही शब्द का वो हमें कई रूपों में देखने को मिलता है। तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा ये 1583 एडी में शुरू किया गया था और इसका नाम था इलाही संवत। उसके बाद है राजशक संवत। देखिए शिवाजी का जब राज्यारोहण हुआ उस तिथि से इस संवत को शुरू माना जाता है, ये उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था 1673 ईस्वी में। अब बात करते हैं वर्तमान कैलेंडर की। तो वर्तमान कैलेंडर में जब हम बात करते हैं तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी माना जाता है, उसकी बात करते हैं। तो आज जब हम इस तरह से तिथियों को या जो दिनांक है उनको याद रखते हैं या आप कहें कि जो 12 महीनों का एक समय निर्धारित किया जाता है जिसमें जनवरी फरवरी इस तरह से महीनों के नाम निर्धारित किए गए हैं, ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है और ये सूर्य के गणनाओं पर यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो चक्र है उस पर आधारित है। और चूंकि वर्तमान में समूचे विश्व में
इस कैलेंडर को लागू किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले एक जो कैलेंडर प्रचलित था, उसे कहा जाता था जूलियन कैलेंडर, जो प्राचीन रोम के शासक जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था। तो हम बात करें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ये प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था, तो इटली के एक डॉक्टर थे एलोयसियस लिलियस, उनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। और इसे लागू करने की जो घोषणा है, वो पोप ग्रेगरी 13 यानी ईसाई धर्म के जो सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, पोप ग्रेगरी 13 उनका नाम था, और जो ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, उनको पोप कहा जाता है। उन्होंने 24 फरवरी 1582 को इस कैलेंडर के लागू होने की घोषणा की थी। तो ये वो समय है जब भारत में अकबर का शासन था, और क्योंकि पोप ग्रेगरी 13 ने इसकी घोषणा की थी, इसको लागू करने की घोषणा की थी, इसीलिए इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेगोरियन जो शब्द है, वो ग्रेगरी शब्द से जुड़ा हुआ है। ग्रेगरी, क्योंकि पोप का नाम ग्रेगरी था, इसलिए इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अब जो पहले प्रचलित कैलेंडर था, उसका नाम था जूलियन कैलेंडर, और उसमें कुछ अशुद्धियां थी जिनको इस कैलेंडर में सुधारा गया था। और आज विश्व में सबसे ज्यादा या सभी क्षेत्रों में प्रचलित जो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब इस कैलेंडर का विकास क्रम आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जूलियन कैलेंडर जो है, वो लगभग 46 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। उसके बीच में कुछ समय तक ईसाई कैलेंडर भी प्रचलन में रहा, जो कि डायोनिसियस एक्सिगुअस के द्वारा शुरू किया गया था। और अब पूरे विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, जो कि 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 के द्वारा शुरू किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये इतिहास के जो कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है कि तिथियों का निर्धारण कैसे किया जाता है, कौन कौन से संवत प्रचलन में है, उनके बारे में हमने एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देखा। आगे के इतिहास के लेक्चर में या जो इसके अगले वीडियोस होंगे, उसमें हम भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम उपस्थित होते हैं इतिहास के कुछ और तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।